Good morning, good afternoon, good evening, everyone. This is Lalit Chauhan teaching you accountancy for class 12th. Basically, while teaching accountancy of class 12th, it becomes very important for us while doing accountancy that we need to know about the analysis of our accounts. If we want to study about the analysis, then a specific record of data needs to be studied by the top level management. How can the data be studied? There are various tools through which the data can be studied. Today we are going to discuss about that tools only. जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए, उन सभी टूल्स की जब हम बात करेंगे तो वो हमारी जो थर्ड बुक दे रखी है क्लास 12th के अंदर, जिसका नाम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हम उसके अंदर उसको पढ़ने वाले हैं। जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोमिनेंटली 3 टूल्स के ऊपर हमारी पूरी की पूरी बुक बात करती है, जिसका सबसे पहला टूल है बेसिकली बैलेंस शीट। व्हाट इट इज? बैलेंस शीट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, एंड द थर्ड टूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। तीसरा टूल कौन सा है? नोट्स टू अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम मैथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने अकाउंट्स की। मैथमेटिकल एक्यूरेसी किस एस्पेक्ट पे चेक करते हैं कि फर्म के पास जितनी लायबिलिटीज है उतनी ही फर्म की एसेट्स है या नहीं है। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस का, तो एनालिसिस करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कंपनी जो बड़ी, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, उनके अकाउंट्स को कैसे क्रॉस चेक किया जाए या उनमें कैसे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जब उसी को कैरी फॉरवर्ड आगे करते हुए हम अपने टूल्स की बात करेंगे तो उन टूल्स में सबसे पहला टूल हमारा बनता है बैलेंस शीट। और जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड व्हेन इट हैज बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 1956, बट 1956 इज वेरी ओल्डर टाइम। It is immediate after the independence. As in economics also we have studied that the second 5-year plan of our country is based upon the industrial revolution. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं तो सिमिलरली बड़ी इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फॉर्म करने के लिए वी नीड टू फॉर्म द कंपनी, एंड कंपनीज एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1956। कंपनीज एक्ट कब आया इन फोर्स में? 1956। बट जब देखें आज से 50 साल पुरानी उस नीड ऑफ द आवर में वो कंपनीज एक्ट बिल्कुल प्रॉपर माना गया। आज के प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ टाइम में कंपनीज एक्ट को रिवाइज किया गया। और कंपनीज एक्ट रिवाइज कब हुआ? कंपनीज एक्ट रिवाइज हुआ 2013 के अंदर। कंपनीज एक्ट का रिवीजन किया 2013 के अंदर। इसकी जरूरत आन पड़ी। पहले हम बैलेंस शीट जो बनाते थे दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जो आज भी हम बनाते हैं अपनी फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, आज भी बनाते हैं। उनके अंदर आज भी हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होता है। बट जब कंपनीज एक्ट रिवाइज हुआ 2013 के अंदर तो उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम बैलेंस शीट दी, एंड बेसिकली ऑल 3 अकाउंट्स जो हमने प्रायरली आपको एक्सप्लेन करे हैं, दे आर बीइंग एक्सप्लेन्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहां किया उनको एक्सप्लेन उन्होंने? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसको क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। उसी के अकॉर्डिंगली हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो बैलेंस शीट डाली है दैट इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमने उस बैलेंस शीट को फॉर्म किया। इट हैज बीन रिटन ओवर हियर दैट शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। जब भी हम बैलेंस शीट बनाने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज होती है बैलेंस शीट के ऊपर लिखना उस फर्म का नाम, उस कंपनी का नाम जिस कंपनी के लिए बैलेंस शीट फॉर्म हो रही है। सेकेंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के ऊपर, वो है उसकी डेट। ये बैलेंस शीट कब फॉर्म की गई है? नॉर्मली हमने पढ़े हैं वी आर हैविंग अकाउंटिंग ईयर्स एंड दो वी आर हैविंग फाइनेंशियल ईयर्स आल्सो। Financial year and accounting year are same. They start from 1st of April and ends up at 31st of March. बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना जब आपको अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात करें और उसी के साथ एक बात कर दें कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of January to 31st of December। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जब चलता है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है उसको हम नाम किसका दे देते हैं? उसको नाम देते हैं हम फाइनेंशियल ईयर का। क्या नाम दे रहे हैं हम उसको? फाइनेंशियल ईयर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। इट हैज बीन रिटन
at the top that the name of the company is what and the date written here. Basically, we should write the total of balance sheet which is named as amount, or in rupees we should write the total of balance sheet also as well. जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो सबसे पहला हेड जिसकी हम बात करें वो हेड बनता है हमारा, क्या बनेगा वो हेड? वो बेसिकली हेड बनता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड. व्हाट इट विल बी? शेयर होल्डर्स फंड. जब हम शेयर होल्डर फंड की बात करें, ये भी तो किसी का पार्ट होता होगा. ये पार्ट होता है सबसे पहली चीज, दैट इज बेसिकली इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. व्हाट एक्चुअली द इक्विटी इज? इक्विटीज आर द ओनर्स फंड. इक्विटी क्या होती है? मालिक का पैसा, या इसको हम बोलते हैं क्या? ऑनर्स फंड. उसको हम बोलेंगे ऑनर्स फंड. व्हाट एक्चुअली द लायबिलिटी? लायबिलिटी आर दोस फंड विच आर जनरली बोरोड फ्रॉम द मार्केट, जो हमने मार्केट से बोरो किया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस. लोन की फॉर्म में ले सकते हैं या हम एडवांसेस की फॉर्म में उसको ले सकते हैं. बेसिकली इसीलिए इनको दोनों का समेशन करके भी क्या लिखा गया? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. व्हाइल टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड क्या है? जो शेयर होल्डर्स ने पैसा एक्यूमुलेट करके बिजनेस के अंदर लगाया. शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, उसको हमने क्या नाम दिया? शेयर होल्डर्स फंड. तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के पहले पार्ट का नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड. सेकंड पार्ट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. व्हाट इट विल बी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. थर्ड नेम इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड द फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटीज. वी आर बेसिकली classifying equities and liabilities into 4 parts. Very first part is shareholder fund. Second part is share application money pending allotment. Third part is non-current liabilities, and the fourth part is current liability. Generally, while we are talking these 4 heads, they are known as major heads. What they are known as? Major heads. And it comes to a question in CBSE also. 3 marks question is coming to board examination, where the board is asking about the subheads and major heads of a company. So all 4 are the parts of equities and liabilities, and they are termed as major heads. क्या उनको टर्म किया जाता है? major heads. तो हम ये बोल सकते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर कितने पार्ट आते हैं? 4 पार्ट आते हैं. उन 4 पार्ट में सबसे पहला कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड. सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. थर्ड आर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटी. Let's discuss in detail about these points. First point, shareholders fund. As we have already informed you, as we have already told you, the money which has been invested by shareholders in a company. Shareholders ने जो पैसा कंपनी के अंदर लगाया है, उसे क्या नाम दिया जाता है? Shareholders fund. क्या नाम दिया गया है उसे? Shareholders fund. जब शेयर होल्डर फंड का क्लासिफिकेशन करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स. कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स. वेरी फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल. पहला पार्ट क्या है जिसका हम नाम क्या लिख रहे हैं? शेयर कैपिटल. सेकंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड द थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. इन तीनों की जब हम बात करें, पहला पार्ट शेयर कैपिटल, दूसरा पार्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा पार्ट है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो पहले शेयर कैपिटल की बात करें. शेयर कैपिटल क्या? वो कैपिटल का फंड जो शेयर से आया, यानी शेयर होल्डर फंड ही है वो. शेयर कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? ऑनर्स फंड. और ऑनर्स फंड विच कम्स टू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. जो बिजनेस के पास किस फॉर्म में आया है? शेयर्स की फॉर्म में आया है, उसको हमने क्या नाम दिया है? शेयर कैपिटल. हमने क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे. ज्यादातर बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 तरह के शेयर्स की बात करते हैं. दोज आर नॉन एज इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स. What are those? Those are known as equity shares and preference shares. एक सिंपल इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बताएं इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर्स के बीच का, तो इक्विटी शेयर्स आर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी, while preference shareholders are the priority owners of the company. They may not be deemed to be the permanent owners of the company. Second, equity shareholders can participate in the annual general meeting of the company, while preference shareholders do not participate. But on the contrary part, preference shareholder got preference rights in the profits of the company, while equity shareholder got only the residual part of the income. तो बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स परमानेंट ओनर्स होते हैं कंपनी के, जबकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वो प्रीफरेंशियल माने जाते हैं पर वो परमानेंट नहीं होते, बिकॉज दे कैन बी पेड बैक. उनके जो प्रीफरेंस शेयर है दे कैन बी रिडीम्ड इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन.
तो जब हम बात कर रहे हैं यहां पर ए पॉइंट जिसकी हमने बात करी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट है शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या नाम देंगे उसको हम? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इसको हम लिख सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या लिखा हमने इसको? रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम ये बताते हैं कि मैक्सिमम कितना पैसा हम मार्केट से शेयर्स इश्यू करके रेस करेंगे, मार्केट से कितना पैसा उठाएंगे आफ्टर इश्यूइंग अप ऑफ शेयर्स। उसको हमने क्या नाम दिया है? बेसिकली जो मैक्सिमम पैसा जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी कंपनीज के बायलॉज के अंदर लिखा है, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसी को तो वेरीफाई करने वाली है। कौन वेरीफाई करेगी? बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको वेरीफाई करेगी। तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, या इसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। सेकंड बिकम्स इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल। व्हाट एक्चुअली द इश्यूड शेयर कैपिटल इज? हम बात करते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल की। जब हम बात करें इश्यूड शेयर कैपिटल की, हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो गई 1 करोड़ कैपिटल से। हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा दिया है 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से। बट कंपनी को ऐसा तो नहीं होगा कि 1 करोड़ रुपए पहले ही दिन जरूरत पड़ जाएगी। अभी कंपनी बिगिनिंग स्टेज में है और कंपनी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रही है, तो अभी सारे पैसे की कंपनी को जरूरत नहीं है। कंपनी इज ओनली डिमांडिंग टू रेस 40 लाख फ्रॉम द मार्केट। कंपनी 1 करोड़ में से केवल 40 लाख मार्केट से रेस करना चाहती है। तो हम बात करें इश्यूड शेयर कैपिटल की, तो 1 करोड़ रुपए मार्केट में रजिस्टर्ड हुई है और कंपनी चाहती है केवल 40 लाख रुपए मार्केट से रेस करना। अब कंपनी जब 40 लाख रुपए मार्केट से रेस करना चाहती है तो 40 लाख ही उठाएगी, क्यों फालतू पैसे को अनवांटेड रेस करेगी? वो कभी भी फालतू पैसे का अनवांटेड रेस नहीं करेगी। तो एक कंपनी को जितनी नीड होती है उतना ही पैसा वो मार्केट से रेस करती है। तो यहां पर मार्केट से कितना रेस करा है? बेसिकली मैंने बताया कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ 1 करोड़ एंड कंपनी वांट टू रेस ओनली 40 लाख रुपीस फ्रॉम मार्केट। कहां से रेस कर कितना रेस करना चाहती है? 40 लाख रुपीस फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से वो 40 लाख रुपए उठाना चाह रही है केवल, तो 40 लाख ही उठाएगी। अब कंडीशन आती है कि पब्लिक से तो उठाना चाहिए 40 लाख रुपए। वी आर ऑफरिंग पब्लिक एन अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ 40 लाख। हमने पब्लिक को कितने के शेयर्स ऑफर कर दिए? 40 लाख के। क्या कंपनी 40 लाख के शेयर्स को ही डिमांड करेगी या नहीं करेगी? 3 कंडीशंस हो सकती है वहां। पहली कंडीशन, हमने 40 लाख के बेचना चाह रहे हैं, सामने वाला कितने का रेस करें? 40 लाख के ही शेयर्स को रेस करें। इसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और अगर हम 40 लाख के बेचना चाह रहे हैं, 40 लाख की डिमांड हमारे पास आ गई तो हम सारे शेयर्स बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन, कंपनी रेस करना चाह रही है 40 लाख रुपए के शेयर, मार्केट से डिमांड आती है 50 लाख रुपए के शेयर्स की। ज्यादा की डिमांड आ गई तो वहां एक चीज ध्यान रखिए, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। वहां कंपनी को बेसिकली या तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना पड़ेगा, या कंपनी को प्रायोरिटी किसी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, किसी का रिजेक्शन करना पड़ेगा, या एक टर्म आता है यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या वर्ड आता है? प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने 5 शेयर मांगे, उसे 4 शेयर दे दिए, किसी ने 10 शेयर मांगे, उसे 8 शेयर दे दिए। प्रोपोर्शनेटली उनके शेयर्स को कम करके उनको रेस कर देंगे वो। तो आपको बात समझ में आई कि हमने बात करी सबसे पहले किस चीज की? जो कैपिटल थी दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। सेकंड कैपिटल की बात करें दैट इज इश्यूड शेयर कैपिटल विच ए कंपनी वांट टू रेस फ्रॉम द मार्केट। एंड थर्ड वन बिकम्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इट इज? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होने वाला है? बेसिकली व्हाट the general public is demanding from the company. What actually the general public is demanding from the company, we want to raise a shares of worth rupees 40 lakhs and basically people are demanding from us either of 40 lakh or below 40 lakh or above 40 lakh. The very first thing is that we need to make the preferential allotment or the pro rata allotment basically. Fine. Talking about this, if any shareholder fail to pay the amount due on calls, for example हमने किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगा और वो अपनी इनेबिलिटी शो करता है पैसा देने के लिए, तो उसको टर्म देते हैं कॉल्स इन एरियर। जो भी हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है इसमें से हम लेस कर देते हैं अपना क्या? कॉल्स इन एरियर। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट।
व्हाट विल बी डिडक्टेड? कॉल्स इन एरियर, जो पैसा मांगा गया किसी शेयर होल्डर से पर दैट वन हैज शोन द इनेबिलिटी टू पे ऑफ द अमाउंट, उसने अपनी इनेबिलिटी दिखा दी कि भाई मैं इस पैसे को नहीं पे कर सकता, नहीं पे कर सकता, तो वो किस में चला जाता है? कॉल्स इन एरियर में। बेसिकली हम बात कर रहे थे किसकी? फर्स्ट पॉइंट की अपने शेयर होल्डर्स फंड में, वो था शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जब आप बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो तीन मेजर हेड्स की बात करेंगे। ये तीन वर्ड्स ज्यादातर पूछता है वो, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? जो एक कंपनी को ऑथराइजेशन मिली है कि इतना बेसिकली मैक्सिमम वो मार्केट से रेस कर सकती है फंड्स। व्हाट इज इश्यूड शेयर कैपिटल? इश्यूड शेयर कैपिटल वो होता है जितना एक कंपनी डिमांड कर रही है पब्लिक से मांगने के लिए, वो कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 1 करोड़ से, मैंने डिमांड करी है 40 लाख, तो 40 लाख विल बी इश्यूड शेयर कैपिटल। एंड थर्ड टॉकिंग अबाउट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, व्हाट इट इज? जितना पब्लिक हमसे डिमांड करेगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है यहां पर कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। इज इट फाइन? चलिए बात कर लेते हैं आगे। Second point, that is basically known as, second point is known as reserves and surplus. What is second point known as? It is known as reserves and surplus. Talking about reserves and surplus, we must remember one thing, that every profit or every reserve, it will be coming under reserves and surplus. What it will be coming under? Reserves and surplus. This point, second point, that is reserves and surplus. What are reserves and what are surplus? Secondly, talking about this point, what are reserves and what are surplus? प्रॉफिट का वो पैसा, प्रॉफिट का वो अमाउंट जो एक साइड में उठाकर रख दिया गया किसी भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। इफ द स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू द रिजर्व, देन द रिजर्व विल बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। If no specific name is given over there, then it cannot be used for that purpose. It can be used for any purpose. दो तरह के रिजर्व होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होते हैं और जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द एक्टिविटीज। डू रिमेंबर वन थिंग, जब हम बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो उनके अंदर कौन कौन से रिजर्व आ जाते हैं? फर्स्ट, दैट इज बेसिकली नॉन एज जनरल रिजर्व। व्हाट इट इज नॉन एज? जनरल रिजर्व। Second reserve, we have studied workman compensation reserve. Third, आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब हम फोर्थ की बात करें इसके अंदर आपने नाम सुना होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर फिफ्थ की बात करूं मैं इसके अंदर, इट में बी कॉन्टीजेंसी रिजर्व। इट में बी कॉन्टीजेंसी रिजर्व। सिक्स्थ की बात करूं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो बुक के अंदर स्टेटेड है। सारे रिजर्व्स बुक के अंदर हमारे पास स्टेटेड हैं कि कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं जो किसके अंदर आते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व के आप सब हेड और मेजर हेड का जवाब दीजिए। दे आर आस्किंग अबाउट द सब हेड एंड मेजर हेड ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व किसके अंडर में आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या बन जाएगा? हमारा सब हेड। क्या बनेगा? हमारा सब हेड। और रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पार्ट है हमारा यहाँ? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मेजर हेड। तो आपको पता लगा होगा शेयर कैपिटल के अंदर। और बेसिकली सेकेंड अगर हम बात करें, दैट इज बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसकी बात करें। थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। व्हाट इज थर्ड वन? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो मनी रिसीव होता है शेयर वारंट्स के अगेंस्ट। अब ये वारंट्स क्या होते हैं? आपने सुना है ना, पुलिस क्या कर लेके आती है जब किसी को अपनी हिरासत में लेना होता है? वारंट लेके आती है। सिमिलर आर द शेयर होल्डर्स। सिमिलर इज द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट इश्यू किस पे किया जाता है? समझिए बात।